हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं स्टडी विद गायत्री के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब हम जो सेकंड ग्रेड राजस्थान की एसएसटी में जो सोशोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें हम कल कर रहे थे मीनिंग, नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी, जहाँ पर हमने है ना मीनिंग पढ़ लिया था, उसकी नेचर पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि उसका स्कोप क्या है सोशोलॉजी का। तो ना जो सोशोलॉजी का जो स्कोप है ना, उसको जो दार्शनिक है ना, या जो यूँ कहे हम कि जो दार्शनिक तो नहीं बोलेंगे, सोशोलॉजिस्ट बोलेंगे, तो इन्होंने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। किसी ने तो इसको है ना स्वरूपात्मक कहा है और किसी ने इसको है ना समन्वयात्मकता कहा है। तो अब हम देखेंगे बुक के अनुसार कि बुक में क्या बता रखा है। तो मेरे ख्याल से आप सर्दियों का आनंद अच्छे से ले रहे हैं और अच्छे से आप कल वाला आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो हम पढ़ते हैं कि अब समाजशास्त्र विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। और कौन कौन से भाग है? एक तो है स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय, और दूसरा कौन सा है? सिंथेटिक स्कूल। कौन सा है? सिंथेटिक स्कूल। दोस्तों इस यहाँ पर हम है ना संप्रदाय को स्कूल बोलेंगे इंग्लिश में। तो जो स्वरूपात्मक स्कूल है उसका जो प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज सिमेल। कौन है? जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल ने इसको है ना विशिष्ट विज्ञान माना है, यानी अन्य विज्ञानों से हटकर इन्होंने समाजशास्त्र को माना है। और इनके जो समर्थक कौन कौन से है? वीरकांत, वॉनविज, वेबर, टोनीज, समोल, रिचार्ड, बेगल, रोस, पार्क और वर्गेस। इन सभी समाजशास्त्रियों की विचारधारा है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानियों की तरह एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है, यानी कि उन्होंने विज्ञान को एक अलग विज्ञान माना है, समाजशास्त्र को, न कि सभी विज्ञानों का समन्वय माना है। तो ये इम्पोर्टेंट नाम है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो समाजशास्त्री हैं इन्होंने जॉर्ज सिमेल का समर्थन किया है या सोरोकिन का किया है, या ये किस स्कूल के है वो समर्थक है। तो आपको ये नाम ध्यान रखने होंगे। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है, यानी कि इन्होंने ना समाजशास्त्र को एक स्पेशल विज्ञान माना है, स्पेसिफिक, तभी तो इसका नाम है स्पेशलिस्टिक स्कूल। और इसकी आलोचना किसने की है? फिचर ने। फिचर यहाँ क्या कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया, यानी जो समाज का मूल है उसको नहीं समझा जा रहा, बल्कि वह ना एक विशेष इसको विज्ञान मान रहे हैं। ये सभी जो समाज में जो भी परिस्थितियाँ होती है, जो भी भौगोलिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक वातावरण होता है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, न कि वो एक अलग होता है। तो इसलिए इस विषय की, इस संप्रदाय की आलोचना की है। अब हम पढ़ेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक, समन्वय यानी सभी विज्ञानों का समन्वय, यानी एक जो साझा विज्ञान जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके समर्थक कौन से? सोरोकिन। सोरोकिन कहाँ के थे? रूस के थे। इनके समर्थक कौन है? सोरोकिन है, दुर्खिम है, होबहाउस है, जिन्सबर्ग है, बार्ड है, हेज है, मोटवानी है। ये सभी समर्थक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। इनका कहना है कि एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है अपितु एक सामान्य विज्ञान है। और यही अवधारणा प्रचलित है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है अपितु एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि देखिएगा समाज के अंदर सभी प्रकार के वातावरण होते हैं और इनका एक दूसरे पर प्रभाव होता है। इसलिए समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है, ना कि स्पेसिफिक साइंस। अब हम पढ़ेंगे इसकी आलोचना करने वाले क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग स्कूल है तो आलोचना तो होना संभव है। तो इसकी आलोचना की गई है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी स्थिति में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। पहले भी कहा जा चुका है कि जो समाजशास्त्र है वो अन्य विषयों से निकला हुआ है, उनकी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से निकला है, यानी उद्योगों का, क्रांति का एक दूसरे पर इम्पेक्ट होता है। और कांट है, इसको कामटे है, इसको अलग से इसको सब्जेक्ट के रूप में लेकर आए हैं। तो इनका कहना है कि अगर ये एक स्वतंत्र विषय नहीं है
तो इसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी सही है, लेकिन हम यह मानेंगे इसको एक समन्वयात्मक संप्रदाय ही है, यानी ये समाजशास्त्र है, ये सभी विज्ञानों से अंतर संबंधित है। अब देखिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री। विषय क्षेत्र इसका क्या है? विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जाता है। यानी कि एक विषय क्षेत्र होगा जहाँ पर उसके नाम निम्न से लेकर उच्च स्तर तक उसमें हम अध्ययन कर सकें। इसकी विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिनका एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर भी अलग अलग जो सोशलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग उसकी विषय वस्तु बताई है। तो हम देखेंगे सोरोकिन मोदी क्या कह रहे हैं। सोरोकिन जी कह रहे हैं कि इन्होंने इसके विषय वस्तु को 3 क्षेत्र में बांटा है: सामाजिक घटना, सामाजिक घटना के प्रभाव और सामाजिक घटना के लक्षण। यानी सामाजिक घटना, समाज में क्या घटित हो रहा है, उसका एक दूसरे का राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और पारिवारिक इनके अंतर संबंध कैसे हैं, इसकी यही विषय वस्तु है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत आएगी। और फिर कहता है सामाजिक घटना के प्रभाव, यानी जो समाज के अंदर जो भी है ना, जैसे कि अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं विज्ञान है, जैसे भूगोल हो गया, राजनीति होगी, इतिहास हो गया, इनका है ना एक दूसरे से संबंधित है और उनका एक दूसरे पर, मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सामाजिक घटना के प्रभाव के अंतर्गत विषय वस्तु आएगी। अब सामाजिक घटना के लक्षण, समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उन सभी का अध्ययन करना चाहिए। इन सभी को है ना समाजशास्त्र के अंतर्गत जोड़ा जाना, विषय वस्तु के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। फिर इंकल्स क्या रहे हैं? इंकल्स ने विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 पथ बताए इंकल्स ने, जो निम्न प्रकार से: ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पक्ष। यानी इसका समाज का इतिहास कैसा रहा है, उनका रहने सहने का तरीका कैसा है, अपने अनुभवों के फलस्वरूप मनुष्य ने क्या सीखा है, फिर इनका विश्लेषण करना, ये समाजशास्त्र विषय वस्तु के अंतर्गत आना चाहिए। ये कहना है इंकल्स का। इंकल्स है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु ज्ञात करने के लिए आगमनात्मक पद्धति का सहारा लेते हैं। यानी जो समाज में घटित हो रहा है, जो समाज में हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से है वो इसकी विषय वस्तु को गठित किया जाना चाहिए। अब यहाँ आगे कौन है? इमाइल दुर्खिम के विचार। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, वो सामाजिक संरचना, सामाजिक आकृति विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र। ये इसके अंतर्गत आएगा कि जो भी समाज का आर्थिक है, नैतिक है, सामाजिक है, उनका आपस में वातावरण का क्या संबंध है, मनुष्य पर इसका और समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ते हुए ना समाजशास्त्र की विषय वस्तु को गठित करना चाहिए। फिर हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग कार्य आदि विषय आते हैं। ले दे के वही बात आ रही है कि जो भी समाज के अंदर जो भी वातावरण बन रहा है ना, जो भी नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ना इन सभी को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? अगस्टे काम्टे के विचार। काम्टे मोदी जी क्या कह रहे हैं? काम्टे कह रहे हैं कि समाजशास्त्र को प्रमुख 2 भागों में बांटा है इन्होंने। अगस्टे काम्टे ने समाजशास्त्र को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सामाजिक स्थितिकी, एक तो इन्होंने नाम दिया सामाजिक स्थितिकी, जिसके अंतर्गत संस्था, परिवार, राज्य आदि के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। इस सिद्धांत को वे सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत किसे कहा जाता है और किसके अनुसार है? तो ये होगा सामाजिक स्थितिकी और अगस्टे काम्टे के अनुसार। फिर कहता है सामाजिक गति की, क्या कर रहा है हमारा समाज, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। पीछे कुछ था, आज कुछ है और आने वाले फ्यूचर में इसका रूप कुछ अलग होगा। तो है ना, समाज निरंतर गति कर रहा है, तो समाजशास्त्र भी गतिशील है। तो इसी के अनुसार इसके अंतर संबंधों का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। अगस्ट काम्टे ने मानव प्रगति के 3 सत्रों का उल्लेख किया। कितने का? 3। कौन कौन से? ईश्वर मीमांसीय, तत्व मीमांसीय, प्रत्यक्षवादी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका क्रम यही रहेगा। एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ऊपर नीचे करके दिए जा सकते हैं, हमको इसको क्रम में जचाना होता है। और ये पहला आएगा ईश्वर मीमांसीय, दूसरा तत्व मीमांसीय और तीसरा होगा प्रत्यक्षवादी। कौन सा होगा? प्रत्यक्ष। तो अब हम देखते हैं कि इसका सोशोलॉजी कल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी कि उसका समाज के संदर्भ में उसका कौन सा क्षेत्र है, जिसका मतलब कि हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि समाज में क्या घटित हो रहा है, नीचे के तबके से लेकर ऊपर जो सर्वोच्च स्तर है वहाँ तक व्यक्ति जब विकास करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव शब्द है वो अंग्रेजी के पर्सपेक्ट से बना है, पर्सपेक्टिव से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ है परिप्रेक्ष्य, जो लैटिन के शब्द पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू यानी ऊपर से नीचे तक देखना। अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना यानी उसका ऑब्जर्वेशन करना। फिर समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है ना, उसको भी समाजशास्त्री ने आगे दो भागों में बांटा है। कौन सा है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। पहला कौन सा है? साइंटिफिक। साइंटिफिक के जन्मदाता कौन है? अगस्टे काम्टे। ये आ सकता है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के जन्मदाता कौन है? अगस्टे काम्टे। तो इसके समर्थक कौन कौन से? स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, परेटो एवं पार्सन ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। इनका मानना है था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों और प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है, यानी साइंस का इम्पैक्ट प्रभाव मनुष्य पर अवश्य होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना था कि मानवीय आचरण के कार्य व्यवहार का संबंध पाया जाता है था, इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। इनका ये सही है मानना एक हिसाब से कि जो भी समाज पर प्रभाव पड़ रहा है उसका हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि अभी भूकंप आने वाला है, वर्षा होने वाली है, या समाज में जो भी मतलब वॉयलेंस हो रही है, तो या फिर समाज में कुछ असामाजिक तत्व कुछ कार्य करे, या फिर यूँ कहे कि राजनीति में क्या हलचल हो रही है, इसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी ये इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। अब पढ़ते हैं मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसमें वस्तुपरक अध्ययन की बजाय विषयपरक यानी ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव पर जोर देता है। इसमें समाज की बजाय विषयपरक अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी इसमें समाज को ध्यान न देखते हुए इसकी विषय वस्तु की ओर ध्यान दिया जाता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत परिप्रेक्ष्य है। सर्वप्रथम गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। पूछा जा सकता है कि जो समाजशास्त्र का जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो किसकी देन है, तो किसकी है? गारफिंकल की। और कौन सी उनकी पुस्तक है? स्टडीज इन एथेनोमेथोडोलॉजी, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। यह व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है, यानी विशेष क्रियाओं से नहीं, सामान्य क्रियाओं से। सामान्य क्रियाओं का मनुष्य पर क्या प्रभाव हो रहा है, इनसे संबंधित है। मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्न है। फिर इसको ना इसको आगे सब डोमेन इसमें बांटा गया है। अध्ययन के प्रमुख उपागम है नृ जाति शास्त्र या एथेनोमेथोडोलॉजी, एथेनोमेथोडोलॉजी। इसके जनक भी कौन है? गारफिंकल। यह आ सकता है कि नरी जाति शास्त्र है, या फिर इंग्लिश में इसका नाम दिया जा सकता है एथनोमेथोडोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी। ये किसकी देन है? किसकी देन है? गारफिंकल की। इस उपागम द्वारा सामाजिक यथार्थ का निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन संभव है। यह व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है, यानी मानवतावादी पर्सपेक्टिव हम देख चुके हैं कि यह व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित है। तो वहीं एथेनोमेथोडोलॉजी भी क्या है कि व्यक्ति की जो दैनिक घटनाएं हैं उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव है। फिर कहता है फिनोमेनोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी क्या कहता है? पर घटना शास्त्र। आप ये नरी जाति शास्त्र या पर घटना शास्त्र रटने की बजाय इन नामों को याद रखिए, इजी होगा आपके लिए, क्योंकि हिंदी की एक विशेषता है कि यहाँ पर अलग अलग पर्यायवाची यूज किए जाते रहते हैं। वहाँ
मुश्किल में आ सकती हो, इसलिए इंग्लिश में याद रखो एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी के जनक कौन है? शूटर जेम हर्सल। कौन है? शूटर जेम हर्सल, यानी फिनोमिनोलॉजी के प्रवर्तक शूटर जेम हर्सल। शूटर जेम हर्सल। इसमें अनुभवों को दो सूत्रों पर समझने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम सम्मिलित अनुभव, द्वितीय विशिष्ट अनुभव। यानी फिनोमिनोलॉजी में तो क्या है, दो स्तर माने गए, यानी एक तो इसका सम्मिलित अनुभव और दूसरा विशेष अनुभव। और वहाँ एथेनोमेथोडोलॉजी में क्या, सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है मनुष्य की। फिर इसका तीसरा पार्ट कौन सा है? आमूल परिवर्तनवादी उपागम। जो हम उपागम पढ़ रहे थे ना, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मानवतावादी, और अब यहाँ है आमूल परिवर्तनवादी उपागम। इसका जनक यह उपागम अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन 1967 की देन है, यानी अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की देन है। पूछा जा सकता है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ने कौन सा उपागम दिया, तो कौन सा दिया जाएगा? आमूल परिवर्तनवादी उपागम। इस विचारधारा में युद्ध के माध्यम से परिवर्तन को संभव माना गया है, यानी युद्धों के माध्यम से परिवर्तन होगा। भाई समाज में परिवर्तन तो बिना युद्धों के माध्यम से लाया जा सकता है, शांति से भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन ये विचारधारा क्या मानती है कि युद्धों के माध्यम से परिवर्तन को संभव माना गया है। यह उपागम व्यवस्था का विरोधी है और परिवर्तन का समर्थक है। इस उपागम में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इसके समर्थकों का ये मानना है। लेकिन क्या है, सोशोलॉजी है, समाज शांति प्रिय होता है और शांति से भी समाज में परिवर्तन लाई जा सकती है, ना कि युद्धों के माध्यम से। आप यूक्रेन को देख लीजिए, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी जो मानवता है, जो उनके अंदर संवेदना है, वो नष्ट होती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता ये उपागम इतना कारगर होगा। प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया, इसका जनक मिड है। प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया कौन है इसके प्रवर्तक? मिड। इसके अंतर्गत कुछ संकेत, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति अथवा समूह की भाषा, हाव भाव या भाव भंगिमाओं का संचार एवं पारस्परिक अंत्यक्रियाओं का प्रमुख आधार माना जाता है। यानी जो मनुष्य के हाव भाव है, जो समूह की भाषा है, या समूह का जो जैसे तरीका होता है, कोई भी संघ है उसकी विचारधाराएं क्या है, उनको इसमें है वो शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे और कल हम करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति। तब तक आप पढ़ते रहिएगा और फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए स्टडी विद गायत्री। थैंक यू।